जून 1934 में दुनिया ने देखा कैसे दो पावरफुल और एम्बिशियस लीडर्स बेनितो मुसोलिनी और अडोल्फ हिटलर पहली बार वेनिस, इटली में मिले। मुसोलिनी, जो इटली के इल दूचे नेता बन चुके थे, उन्होंने हिटलर और उनके नाज़ी मूवमेंट को थोड़ा संदेह से देखा। मुसोलिनी को हिटलर थोड़े क्रूड और इम्पेशेंट लगे, खासकर हिटलर के एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को देखते हुए जो उनकी बुक माइन काम्फ में लिखे थे। यह पहली मुलाकात हालांकि उस समय इम्पोर्टेंट नहीं लग रही थी, लेकिन यह इन दोनों डिक्टेटर्स के कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप की शुरुआत थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के लिए उनकी नाफरत और नेशनल पावर और ज़्यादा टेरिटोरी की चाहत ने उनके इनिशियल इंटरैक्शंस को डिफाइन किया। इन सब के बावजूद मुसोलिनी शुरू में हिटलर के एम्बिशंस को लेकर फिक्रमंद थे। वह जानते थे कि नाजी रूल के अंदर एक ताकतवर जर्मनी इटली के लिए खतरा बन सकती है, खासकर उनके शेयर्ड बॉर्डर्स को देखते हुए। यह नया रिलेशनशिप, जो एडमिरेशन और एप्रीहेंशन दोनों से भरा था, आगे जाकर 20वीं सदी की दशा और दिशा तय करेगा, एक भयानक ग्लोबल वॉर की तरफ ले जाएगा और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा। अपनी पहली मुलाकात के बाद के सालों में मुसोलिनी ने हिटलर के पावर में आने को बड़े ध्यान से देखा, फैसिनेशन और कंसर्न दोनों के साथ। मुसोलिनी को हिटलर की राइज में एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो उनके ही जैसे विचारों का था, एक ऐसा व्यक्ति जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चुनौती दे रहा था और एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना कर रहा था। उन्हें हिटलर में एक ही तरह की सोच वाला इंसान दिखा, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी जो दुनिया के बने बनाए नियमों को चुनौती दे रहा था। मुसोलिनी ने देखा कि हिटलर भी उन्हीं की तरह एक कैरिस्मेटिक लीडर था जो मैसेस को मोबिलाइज कर सकता था और अपने विजन के लिए उन्हें प्रेरित कर सकता था। मुसोलिनी, जिन्होंने खुद 1922 में सत्ता हासिल की थी, उन्होंने अपने फैशिस्ट मूवमेंट और जर्मनी में जड़ें जमा रही नाज़ी आइडियोलॉजी के बीच समानताएं देखीं। दोनों मूवमेंट्स में एक ही तरह की मिलिटरिस्टिक और नेशनलिस्टिक फर्वर था, जो अपने अपने देशों को ग्लोरी और पावर की ओर ले जाने का दावा कर रहे थे। हालांकि एडमिरेशन के साथ साथ उनके मन में एक डर भी बाहर आ रहा था, नाज़ी रेजीम के बढ़ते रेडिकल और वायलेंट नेचर को देखकर। मुसोलिनी ने देखा कि हिटलर की मेथड्स कहीं ज़्यादा रूथलेस और एक्सट्रीम थीं, जो मुसोलिनी के लिए चिंता का विषय बन गई। हिटलर द्वारा अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर किए जा रहे अत्याचारों, यहूदियों पर हो रहे जुल्मों और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बिल्कुल परवाह न करने की खबरों ने रोम में चिंता बढ़ा दी थी। मुसोलिनी को डर था कि हिटलर की अग्रेसिव पॉलिसीज यूरोप में इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती थी। मुसोलिनी अपनी सारी ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज के बावजूद खुद को एक स्टेट्समैन मानते थे, यूरोपियन स्टेबिलिटी का रक्षक। उन्होंने हमेशा यह दावा किया कि उनका उद्देश्य इटली को एक महान पावर बनाना था, लेकिन साथ ही यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखना भी था। हिटलर की बेकाबू एम्बिशन उस नाजुक बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ने की धमकी दे रही थी, जिसे मुसोलिनी ने बनाए रखने की कोशिश की थी। मुसोलिनी को यह भी डर था कि अगर हिटलर की एम्बिशंस को अनचेक्ड छोड़ दिया गया तो इससे इटली की पोजीशन और इन्फ्लुएंस कमजोर हो सकती थी। इन आशंकाओं के बावजूद मुसोलिनी खुद को हिटलर की ओर खींचता हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर वे हिटलर के साथ अलायंस बना सकते हैं तो इससे उन्हें भी फायदा हो सकता है और वे अपने कॉमन गोल्स को हासिल कर सकते हैं। उनकी कॉमन एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को बदलने की चाहत ने इन दोनों डिक्टेटर्स के बीच एक मजबूत बंधन बना दिया। मुसोलिनी को लगता था कि अगर वे मिलकर काम करें तो वे यूरोप के पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप कर सकते हैं और अपने अपने देशों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। 1936 से 1939 तक चले स्पेनिश सिविल वॉर ने मुसोलिनी और हिटलर के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध ने न केवल स्पेन के भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि यूरोप की राजनीतिक दिशा को भी बदल दिया। दोनों नेताओं ने इसमें अपने इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने और युद्ध के जरिए अपनी मिलिट्री पावर को परखने का एक अवसर देखा। मुसोलिनी और हिटलर ने इस युद्ध को अपने विचारधाराओं को फैलाने और अपने सैन्य कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की नेशनलिस्ट फोर्सेस को उनके सपोर्ट ने उनके अलायंस को और मजबूत कर दिया और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए उनकी परवाह न करने की नीति को उजागर कर दिया। इस समर्थन ने फ्रैंको को युद्ध जीतने में मदद की और स्पेन में एक तानाशाही शासन की स्थापना की। स्पेनिश सिविल वॉर ने उस मिलिट्री कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड का काम किया, जो आगे जाकर वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर्स की पहचान बनी। इस युद्ध ने नाज़ी और फैशिस्ट सेनाओं को एक साथ काम करने का अनुभव दिया, जो बाद में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने बाकी यूरोप को भी नाज़ी जर्मनी और फैशिस्ट इटली के बढ़ते अलायंस से होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी।
यूरोप के कई देशों ने इस गठबंधन को एक गंभीर खतरे के रूप में देखा और अपनी सुरक्षा नीतियों को पुनः विचार करने पर मजबूर हो गए। स्पेन में अपनी सफलता से उत्साहित होकर हिटलर और मुसोलिनी दुनिया के मंच पर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने अपने सैन्य और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को और भी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 1938 में हिटलर ने आंशलुस के तहत ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। एक ऐसा कदम जिसकी शुरुआत में तो मुसोलिनी ने आलोचना की, लेकिन आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया। इस घटना ने यूरोप में शक्ति संतुलन को और भी अस्थिर कर दिया। यह घटना उनके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने मुसोलिनी को यह एहसास दिलाया कि हिटलर के साथ गठबंधन में बने रहने के लिए उसे अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। अपनी आशंकाओं के बावजूद मुसोलिनी ने खुद को राजनीतिक और सैन्य रूप से हिटलर पर निर्भर पाया। यह निर्भरता समय के साथ और भी बढ़ती गई, जिससे मुसोलिनी की स्वतंत्रता कम होती गई। ताकत का बैलेंस अब जर्मनी के पक्ष में आ चुका था। हिटलर की बढ़ती शक्ति और मुसोलिनी की घटती स्वतंत्रता ने एक्सिस पावर्स के भीतर एक नया डायनामिक्स स्थापित किया, जो आने वाले वर्षों में विश्व इतिहास को गहराई से प्रभावित करने वाला था। 1939 ने नाजी जर्मनी और फैशिस्ट इटली के बीच बरसों से चल रहे ग्रोविंग कोलैबोरेशन का फाइनल स्टेज देखा। यह वह समय था जब दोनों देशों के बीच के संबंध और भी मजबूत हो गए थे और उनके बीच की साझेदारी ने एक नया मोड़ लिया। 22 मई को दोनों देशों ने पैक्ट ऑफ स्टील पर हस्ताक्षर किए, जो उनके बीच के संबंधों को औपचारिक रूप देने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते ने उनके सैन्य और राजनीतिक सहयोग को एक नई दिशा दी। एक ऐसा सैन्य समझौता जिसने उनकी किस्मत को एक साथ जोड़ दिया। ये समझौता न केवल उनके सैन्य सहयोग को मजबूत करता था, बल्कि उनके साझा लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाता था। ये समझौता, जो उनके साझा एम्बिशंस और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी गोल्स का प्रतीक था, पूरे यूरोप में एक झटके की तरह था। यह उन देशों के लिए एक चेतावनी थी जो उनके विस्तारवादी योजनाओं का विरोध कर सकते थे। पैक्ट ऑफ स्टील ने दोनों देशों को यह वचन दिया कि युद्ध की स्थिति में वे एक दूसरे की मदद करेंगे। यह समझौता उनके बीच की एकता और सहयोग को और भी मजबूत बनाता था। हालांकि ऊपरी तौर पर यह एक डिफेंसिव समझौता था, लेकिन इसका असली उद्देश्य दूसरे देशों को डराना और हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स को बढ़ावा देना था। यह समझौता उनके आक्रामक नीतियों का एक हिस्सा था, जो उन्हें यूरोप में अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद करता था। मुसोलिनी हालांकि शुरू में एक पूरी तरह के सैन्य समझौते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने हिटलर की मांगों के आगे घुटने टेक दिए। यह उनके बीच की जटिल और तनावपूर्ण संबंधों का एक उदाहरण था। उनका मानना था कि यह समझौता यूरोप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में इटली की स्थिति को सुरक्षित करेगा। मुसोलिनी को विश्वास था कि इस समझौते से इटली को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत स्थिति मिलेगी। पैक्ट ऑफ स्टील का हस्ताक्षर एक ऐसा बिंदु था जहां से वापसी संभव नहीं थी। यह समझौता उनके बीच के संबंधों को और भी गहरा और स्थायी बना देता था। इसने दुनिया को यह संकेत दे दिया कि हिटलर और मुसोलिनी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बल प्रयोग करने के लिए तैयार हैं और यूरोप एक बार फिर युद्ध के कगार पर खड़ा है। यह समझौता उनके आक्रामक नीतियों और विस्तारवादी योजनाओं का एक स्पष्ट संकेत था, जिसने पूरे महाद्वीप को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया।